बिहार विधानसभा चुनाव 2025। सियासी समीकरणों में उलटफेर की आहट, ओवैसी की एआईएमआईएम और महागठबंधन की राह में चुनौतियां। बिहार की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। 2025 के विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक दलों की रणनीतियां और गठबंधनों की चर्चाएं भी जोर पकड़ रही हैं। इस बार का चुनाव न केवल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर का गवाह बनने जा रहा है, बल्कि इसमें ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की भूमिका भी एक बड़ा ट्विस्ट ला सकती है। एआईएमआईएम की ओर से महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई गई है, जिसके लिए पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को एक पत्र लिखा है। लेकिन क्या लालू और तेजस्वी यादव इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे या फिर सीमांचल में एआईएमआईएम की मौजूदगी महागठबंधन के लिए एक सिरदर्द बन जाएगी? आइए इस सियासी समीकरण को गहराई से समझते हैं इस वीडियो में। एआईएमआईएम की महागठबंधन में एंट्री की चाहत, एक नया सियासी दांव। बिहार महा बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अब कुछ ही महीने बचे हैं। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने एक बार फिर महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताकर सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। एआईएमआईएम के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल ईमान ने लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और अन्य महागठबंधन दलों को पत्र लिखकर धर्मनिरपेक्ष वोटों के बिखराव को रोकने की अपील की है। उनका कहना है कि अगर सेकुलर वोट एकजुट रहते हैं तो सांप्रदायिक ताकतों को सत्ता में आने से रोका जा सकता है। एआईएमआईएम की यह कोशिश नई नहीं है। 2020 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी पार्टी ने महागठबंधन के साथ गठजोड़ करने की कोशिश की थी, लेकिन तब बात नहीं बनी। इस बार एआईएमआईएम ने पहले ही बहादुरगंज और ढाका सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जिससे यह संदेश साफ है कि अगर महागठबंधन में जगह नहीं मिली तो पार्टी अकेले दम पर भी मैदान में उतर सकती है। क्या कहते हैं आंकड़े, आइए इस पर डालते हैं नजर। 2020 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने सीमांचल क्षेत्र में 20 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से 5 सीटों पर उसको जीत हासिल हुई। इनमें अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज जैसे मुस्लिम बहुल क्षेत्र शामिल थे। एआईएमआईएम ने 14.28% वोट हासिल किए, जो सीमांचल में उसके प्रभाव को दर्शाता है। हालांकि बाद में 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए, जिससे एआईएम का विधानसभा में प्रतिनिधित्व केवल अख्तरुल ईमान तक ही सीमित रह गया। सीमांचल यानी सियासी समीकरण का केंद्र। बिहार की राजनीति में सीमांचल क्षेत्र हमेशा से ही एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आ रहा है। किशनगंज 67% मुस्लिम मतदाता, कटिहार 38%, अररिया 32% और पूर्णिया 30% जैसे जिलों में अल्पसंख्यक वोटरों की अच्छी खासी तादाद है। ये वोटर परंपरागत रूप से आरजेडी और कांग्रेस के पक्ष में ही रहे हैं, लेकिन एआईएमआईएम के मैदान में उतरने से सेकुलर वोटों का बंटवारा होता है, जिसका सीधा फायदा एनडीए को मिल सकता है। 2020 में एआईएमआईएम ने सीमांचल में आरजेडी के वोट बैंक में सेंध लगाई थी। इस बार भी अगर महागठबंधन में एआईएमआईएम को जगह नहीं मिलती तो पार्टी सीमांचल के बाहर भी अपनी मौजूदगी का विस्तार कर सकती है। वैसे भी ओवैसी ने संकेत दिया है कि उनकी पार्टी 50 सीटों तक पर उम्मीदवार उतार सकती है, जिससे महागठबंधन के लिए चुनौतियां और अधिक बढ़ सकती हैं। आरजेडी की चिंता। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम करार देते हुए कहा है कि गठबंधन का अंतिम फैसला लालू और तेजस्वी यादव ही करेंगे। आरजेडी को डर है कि एआईएमआईएम का शामिल होना उनके कोर वोट बैंक, खासकर मुस्लिम और यादव यानी माई समीकरण को प्रभावित कर सकता है। तेजस्वी यादव ने पहले ही एआईएमआईएम के प्रस्ताव को पर ठंडी प्रतिक्रिया दी है और सूत्रों के मुताबिक उन्हें अभी तक कोई औपचारिक प्रस्ताव भी नहीं मिला है। लालू तेजस्वी की रणनीति। एम आई यानी माई समीकरण को बचाने की जद्दोजहद।
लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने बिहार की सियासत में हमेशा से मुस्लिम यादव माई यानी एम वाई समीकरण को अपनी ताकत बनाया है, लेकिन हाल के वर्षों में खासकर वक्फ बोर्ड संशोधन जैसे मुद्दों के बाद मुस्लिम मतदाताओं में केंद्र सरकार के खिलाफ नाराजगी बढ़ी है। तेजस्वी इस नाराजगी को भुनाने की कोशिश में हैं और नहीं चाहते कि एआईएमआईएम उनकी इस रणनीति में कोई सेंधमारी करे। इसीलिए उनकी ठंडी प्रतिक्रिया सामने आई है। तेजस्वी की रणनीति साफ है, वे सीमांचल में आरजेडी की पकड़ को कमजोर नहीं होने देना चाहते। अगर एआईएमआईएम को गठबंधन में शामिल किया जाता है तो उसे सीमांचल की ज्यादातर सीटें दी जाएंगी, जिससे आरजेडी का प्रभाव कम हो सकता है। यही वजह है कि तेजस्वी ने एआईएमआईएम से दूरी बनाए रखने का फैसला किया है, ऐसा फिलहाल लगता है। कांग्रेस का रुख, महागठबंधन का एक और महत्वपूर्ण घटक कांग्रेस भी एआईएमआईएम के प्रति सतर्क है। कांग्रेस ने हाल ही में बिहार में अपनी रणनीति को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे प्रदेश अध्यक्ष को बदलना और दलित नेता राजेश राम को नया अध्यक्ष नियुक्त करना। राहुल गांधी के लगातार बिहार दौरे भी इस बात के संकेत हैं कि बिहार कांग्रेस इस बार कोई समझौता करना चाहती नहीं है। एनडीए की तैयारियां, उधर पीएम मोदी का मोतिहारी दौरा, दूसरी ओर एनडीए भी बिहार में अपनी स्थिति मजबूत करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जुलाई को पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में एक विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। इस दौरे में पीएम मोदी करोड़ों रुपए की विकासीय परियोजनाओं की सौगात भी दे सकते हैं, जिसमें महिलाओं के लिए विशेष पैकेज और महात्मा गांधी केंद्रीय विद्यालय के लिए आधारभूत संरचना विकास कार्य शामिल हो सकते हैं। मोतिहारी का यह दौरा न केवल राजनीतिक बल्कि भावनात्मक रूप से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि चंपारण महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन की भूमि रहा है और पीएम मोदी पहले भी इसके ऐतिहासिक महत्व को अपने संबोधनों में रेखांकित कर चुके हैं। इस जनसभा से एनडीए को चुनावी तैयारियों में नया जोश मिलने की उम्मीद है। उधर जेडीयू का मिशन 225, नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड ने भी मिशन 225 के तहत सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में सम्मेलन आयोजित करने की योजना बनाई है। इन सम्मेलनों में नीतीश कुमार की सरकार की विकास योजनाओं को जनता तक पहुंचाने और 225 सीटों के लक्ष्य को हासिल करने की रणनीति पर काम किया जाएगा। तीसरा मोर्चा, ओवैसी का प्लान बी। अगर महागठबंधन में एआईएमआईएम को जगह नहीं मिलती है तो ओवैसी तीसरे मोर्चे की तैयारी में जुट गए हैं। 2020 में एआईएमआईएम ने मायावती की बीएसपी, उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी और अन्य दलों के साथ ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट बनाया था, जिसने सीमांचल में आरजेडी को नुकसान पहुंचाया था। इस बार भी अगर गठबंधन की बात नहीं बनती तो एआईएमआईएम तीसरे मोर्चे के जरिए सियासी समीकरण बिगाड़ सकती है। अख्तरुल ईमान ने कहा है कि उनकी पार्टी कुछ अन्य दलों के साथ तीसरे मोर्चे की संभावनाओं पर बातचीत कर रही है। हालांकि उन्होंने किसी दल का नाम उजागर नहीं किया। अगर यह मोर्चा बनता है तो यह न केवल महागठबंधन बल्कि एनडीए के लिए भी चुनौती पेश कर सकता है। चुनावी माहौल और अन्य खिलाड़ी, बिहार में चुनावी माहौल अब तेजी से गरमाने लगा है। उधर प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी भी लगभग सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, जिसमें से 40 महिला उम्मीदवारों को उतारने की योजना है। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने भी बिहार में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। ये दोनों दल भी सियासी समीकरण को प्रभावित कर सकते हैं। वोटर लिस्ट पर भी विवाद है। बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर भी विवाद चल रहा है। एआईएमआईएम ने विशेष सघन पुनरीक्षण प्रक्रिया का विरोध करते हुए इसे एनआरसी लागू करने का प्रयास बताया है। ओवैसी ने इस मुद्दे पर चुनाव आयोग को पत्र भी लिखा है, जिससे सियासी तनाव और अधिक बढ़ गया है। कांग्रेस की रणनीति, कांग्रेस ने सैनिटरी नैपकिन बांटने जैसे सामाजिक अभियानों के जरिए बिहार में अपनी पैठ बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। यह कदम खासकर ग्रामीण और महिला वोटरों को लुभाने की दिशा में उठाया गया कदम देखा जा रहा है।
क्या होगा बिहार का सियासी भविष्य? बिहार विधानसभा चुनाव 2025 न केवल नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच जंग होगी, बल्कि इसमें असदुद्दीन ओवैसी जैसे खिलाड़ी भी समीकरण प्रभावित कर सकते हैं। अगर एआईएम का गठबंधन का महागठबंधन का हिस्सा बनती है, तो सेकुलर वोटों का बिखराव रुक सकता है, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस को अपने कोर वोट बैंक के नुकसान होने का डर है। दूसरी ओर अगर एआईएम अकेले या तीसरे मोर्चे के साथ मैदान में उतरती है, तो सीमांचल में महागठबंधन को बड़ा झटका भी लग सकता है। एनडीए की ओर से नीतीश कुमार और पीएम मोदी की जोड़ी विकास और भावनात्मक अपील के सहारे मैदान में है, जबकि तेजस्वी यादव और लालू यादव माई समीकरण और केंद्र सरकार के खिलाफ नाराजगी को भुनाने की कोशिश में है। इस बीच प्रशांत किशोर और आप जैसे नए खिलाड़ी भी सियासत को रोमांचक बना रहे हैं। बिहार की सियासत हमेशा से अप्रत्याशित रही है। अब देखना होगा कि यह लालू तेजस्वी एआईएम को अपने साथ लेते हैं या फिर ओवैसी अकेले दम पर बिहार में नया खेल रचते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव सियासी ड्रामे, गठजोड़ों और रणनीतियों का रोमांचक मंच साबित होगा। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपने पूरा वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।